ओके चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं। और आज गिफ्ट निफ्टी बता रहा है फिर से बुल्स की बल्ले बल्ले होने वाली है आशीष। और सबसे बड़ा क्यों पहले डिस्कस करते हैं, जब हॉर्माज आएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, हाँ। लेकिन यूएस फेड का जो बयान है ना, वो एक ग्लोबल मार्केट के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और मैं बताता हूँ क्यों। फेड कह रहा है कि अमेरिका में स्टैगफ्लेशन का रिस्क है। और क्या होता है स्टैगफ्लेशन, ये जब समझना जरूरी है। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन, उसका कॉम्बिनेशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन बढ़े लेकिन इकॉनमी नहीं बढ़े, इकॉनमी में ग्रोथ ना आए लेकिन महंगाई बढ़े, ये यूएस में होने का रिस्क है। इसका इसका मतलब आप सरल भाषा में समझिए। आप इमेजिन करिए कि आपकी सैलरी ना बढ़ रही हो और खर्चा बढ़ रहा हो। अब मुझे ये मत कहिएगा, ये तो हमें पता है है ना कि ये तो हमें पता है। इसमें नया क्या कह रहे हैं आप, ये तो हम देख ही रहे हैं। जो ये मत कहिएगा आप, ठीक है। लेकिन मतलब इशू ये है कि ये बेसिकली ये यूएस में एक रिस्क बन रहा है स्टैग्फ्लेशन का। कि अब सोचिए सैलरी वही रहे या उल्टा कम हो जाए, लेकिन आपका रेंट बढ़ जाए, वो तो बढ़ ही रहा है, और आपका ग्रॉसरी बिल बढ़ जाए, वो भी बढ़ ही रहा है। अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे? आप अपनी हॉलीडेज़ कम कर देंगे, आप उन चीज़ों पर खर्चा कम कर देंगे जिनको आपको लगता है कि अगर आप ना ही भी करेंगे तो चलेगा। अब ग्रॉसरी बिल तो आप अपना कम नहीं करेंगे, रेंट तो आपको फिर भी देना है, ये सब तो आपको फिर भी करना है। अमेरिका में अब लोगों को इसी सवाल का जवाब देना है। इसे कहते हैं ना, अब आपने चुना है किसी को तो अब आप भुगतिए, है ना। तो अब अमेरिका में आपको इसी सवाल का जवाब देना है। और जो चीज़ मैं पहले भी कह रहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने जो गड्ढा खोदा है ना, अब उसमें अमेरिका खुद गिर रहा है। और अब जो डोनाल्ड ट्रंप कहते थे मैं मार्केट नहीं देखता, मार्केट नहीं देखता, मार्केट बता देगा इनको अपने आप। और खुद अमेरिका के इन्वेस्टर्स, सबसे ज़्यादा एफआईएस यूएस बेस्ड ही होते हैं ना, अमेरिका के ही इन्वेस्टर्स अब अमेरिका को छोड़कर बाकी देशों में पैसा डालेंगे। पैसा किसी का सगा नहीं होता, जब तक पैसा बन रहा है तब तक पैसा बन रहा है। और जहाँ पे पैसा बनना बंद हुआ तुरंत निकलता है वो वहाँ से और दूसरे देशों में जाता है। क्यों अमेरिका का पैसा चाइना में जा रहा है, क्यों ब्राज़ील में जा रहा है? क्योंकि वहाँ पर अब मोमेंटम आना शुरू हो गया, वहाँ पर अब पैसा बनना शुरू हो गया है। और हमारे पास अब इसको भुनाने का एक बहुत शानदार मौका है। और मैं खुश हूँ कि हमने कुछ चीज़ें करी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो बजट में टैक्स कट आया था, उसके बाद जो रेट कट आया था, उसका असर दिखना शुरू होगा और तेज़ी तूल पकड़ेगी। एक और चीज़, मुझे हैरानी नहीं होगी बहुत जल्दी अगर आप कुछ जीएसटी कट देखें। फॉर एग्जांपल, क्या सीमेंट पे जीएसटी कट आ सकता है? मैं एक सोच रहा हूँ, एक अजम्पशन ले रहा हूँ कि क्या सीमेंट पे जीएसटी कट आ सकता है? शायद आ सकता है। तो डायरेक्ट के बाद क्या इनडायरेक्ट टैक्स भी थोड़ा कम हो सकता है? आई थिंक ये सब चीज़ें जो है ना, और इन सब का इम्पैक्ट दिखने में टाइम लगता है। मार्केट पहले मूव करता है। अब तक हमने कोई इम्पैक्ट देखा नहीं है नंबर्स में, लेकिन मार्केट ने मूव करना शुरू कर दिया है। सिर्फ एक आईटी सेक्टर है जो मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ से थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकता है। आज तो हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि नैस्डैक ऊपर तो यहाँ पे भी आ जाए, वो अलग बात है। लेकिन ओवरऑल ये एक सेक्टर है जहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। लेकिन बाकी इकॉनमी से रिलेटेड जो जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें बड़ी तेज़ी हो सकती है। बाजार अगर ऑल टाइम हाई भी हिट करे तो मुझे हैरानी नहीं होगी। अगेन एक अजम्पशन है, और आप जो भी करेंगे स्टॉप लॉस के साथ करेंगे, जो भी करेंगे आप मार्केट का मैसेज देख के करेंगे। और अगर मार्केट का मैसेज ये होगा कि नहीं ये कॉल गलत आ रही है, आप अगर 22,700 22,600 के नीचे बंद होना शुरू करेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपका ठीक ठाक प्रॉफिट बन चुका होगा। तो ये अब मेरी बेसिकली अप्रोच रहेगी। अब जब तक मार्केट ना कहे ना तब तक मंदी में नहीं आना है। जब मार्केट कहेगा तभी मंदी में आना है, जब तक मार्केट नहीं कहेगा तेजी में रहना है तब तक। अच्छा, फिर मूड माहौल बढ़िया हो रहा है। यूएस का सरदर्द है तो आपने बार बार मेंशन कर रखा था, वो बाकियों के लिए गेन टाइप है, उनका पेन। अब यहाँ से गियर शिफ्ट तो हुआ बढ़िया, अपना ट्रेंड, अपना बड़ा ट्रेंड, बड़ा जामा क्या लग रहा है बाजार का? बिल्कुल। देखिए निफ्टी में ना अब बड़ा ट्रेंड जो है वो न्यूट्रल हो चुका है। निफ्टी में हमने बात की थी कि जो बड़ा ट्रेंड नेगेटिव चला आ रहा था वो अब मतलब गिरावट का सिलसिला अब थम चुका है, वो हिस्ट्री है। गिरावट का हिस्ट्री है। बड़ा ट्रेंड, बड़े ट्रेंड की गिरावट अब हिस्ट्री हो चुकी है। बैंक निफ्टी में बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव होने के काफ़ी करीब है। अगर हम 51,000 के ऊपर बंद हुए और 1,000 पॉइंट यहाँ से 51,000 के ऊपर बंद हुए तो बैंक निफ्टी का बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव होगा। क्या है 51,000 पर? बैंक निफ्टी का 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बड़ा ट्रेंड भी पॉजिटिव होगा। निफ्टी का बड़ा ट्रेंड 23,500 के ऊपर अगर आप बंद हुए वहाँ पर पॉजिटिव होगा। लेकिन छोटा और मीडियम ट्रेंड तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। छोटा और मीडियम ट्रेंड ऑलरेडी अब शानदार तेज़ी का है। एफआईआईज ने शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ
अब लॉन्ग जोड़ने शुरू करें, ये एक बड़ा पॉजिटिव है। 3 दिन में एफआईज ने नेट 55,600 शॉर्ट कवर करें, 55,600 शॉर्ट कवर करें। सोचिए अभी भी 1.5 लाख के करीब शॉर्ट है सिस्टम में, तो 12% के नेट लॉन्ग का जो हमारा बॉटम था वहाँ से हम 27% पर आए हैं। कल हमने बात की थी कि 27% 50% तक जा सकता है एक्सपायरी तक। अगले हफ्ते एक्सपायरी है मंथली वाली 27 तारीख को, और अगर 23,000 पर नहीं रुके ना आज हम, तो पॉसिबल है कि इसी मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 23,500 भी आ सकता है। हैरानी नहीं होगी मुझे। ये मार्केट जब मूव आते हैं ना मार्केट में, उसी तरीके से उसका मार्केट किसी को ये पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं देता कि उसके बाद मैं आप किसी फैंसी डिप का वेट करूंगा। अब मैं वो आ जाएगी। अगर आपने 2005 में मुंबई में घर नहीं खरीदा तो आपको उस लेवल पे नहीं मिलेगा। अब आपको उम्मीद लगाएंगे 2022 वाला मिल जाए, वो अलग बात है। 2005 वाला थोड़ा ना मिलेगा लेवल। तो यही एक मार्केट का एक दस्तूर होता है। तो जैसे हम कह रहे हैं कि अब इस ट्रेड से स्टॉप लॉस ही बाहर निकालेगा आपको, और 2005 वापस भी नहीं आएगा, और तब पैसे भी नहीं थे घर लेने। और सही में वो दिन कभी लौट के नहीं आएंगे यहाँ के रियल एस्टेट मार्केट के। आइए ग्लोब के सर्किट, हॉर्मास की हंसी आपको सुनाई दे गई होगी। हॉर्मास बगल में बैठे हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी बढ़िया संकेत दे रहा है। एक्सपायरी का दिन है, आधे % के आसपास उछाल नजर आएगा। दरअसल एशिया प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। एशिया मिला जुला सा नजर आएगा। जापान के मार्केट्स आज बंद है, जो खुले हैं उसमें अगर चाइना वो हैंगसेंग और ये सब कमजोर हैं तो उन्होंने अपने कुछ बड़ा फैसला लिया नहीं दरों में। बाकी मार्केट्स ठीक हैं क्योंकि वो यूएस से क्यूज ले रहे हैं, और यूएस कल तीनों, ये देखिए वहाँ पे वो पीबीओसी का ब्याज दरों का फैसला आना था, कोई छेड़छाड़ नहीं करी, कोई फ्रेश इंजेक्शन हो नहीं रहा है, इसीलिए शायद वो थोड़े से ठंडे हैं। बाकी दुनिया सब अच्छा कर रही है। यूएस जहां पे वो फेड का फैसला आना था मार्केट के दौरान, वहां के बाजार 1% से 1.5% मजबूत थे। सिर्फ कल की कहानी नहीं थी, आज सुबह के फ्यूचर्स आधे % की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो यूएस ने तो फेड के आउटकम को हाथों हाथ लिया, एटलीस्ट इक्विटीज ने वहां पे। पर डिटेल में एक तो किया क्या और कहा क्या समझ लेते हैं, और अदरवाइज भी बाजार के लिए समीकरण बैठ कैसे रहे। हॉर्मास, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज। अच्छी बात ये थी कि फेड ने जो कहा वो किया है कि जो 2 ब्याज दरें 2 बार काटने वाले थे, जो साल की शुरुआत में कहा था, वो अब तक उस बात पे कायम है। बशर्ते कि वो टैरिफ वैरिफ को लेकर अनसर्टेनिटी के बावजूद कि 2 बार ब्याज दरें कटेंगी, ये बात बाजार को अच्छी लगी, और उस वजह से कल हमने सारे बेंचमार्क्स में तेज़ी देखने को मिली। 4 ऐसी चीज़ें थी जिस पर बाजार को क्लैरिटी चाहिए थी जेरोम पावेल से, और उन्होंने बिल्कुल एक बैलेंस्ड, जिसे आप कहते हैं, ओपिनियन दिया है दोनों इन चारों चीज़ों पर। मंदी को लेकर तो उन्होंने कहा है कि भाई एक्सपेक्टेशन बढ़ी है मंदी की, मगर इतनी भी नहीं बढ़ी है कि चिंता करी जाए। अर्थव्यवस्था को लेकर भी उन्होंने ये कहा कि सेंटिमेंट थोड़े से बिगड़े हैं, मगर इतने बार अर्थव्यवस्था अभी भी थोड़ी बहुत तो मजबूती है। महंगाई को लेकर उन्होंने कहा कि काबू पाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, मगर इतनी भी दिक्कत नहीं होगी कि पॉलिसी इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ जाए। और टैरिफ को लेकर तो उन्होंने कहा कि जब एडमिनिस्ट्रेशन को क्लैरिटी हो जाएगी इस बात पर, तो हमें भी क्लैरिटी हो जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने आज ट्रूथ सोशल पर लिखा भी है कि अच्छी बात यही होगी कि फेड ब्याज दरें काटे, क्योंकि 2 अप्रैल जो है अमेरिका के लिए लिबरेशन डे होगा। ये उन्होंने अब ट्रूथ सोशल पर लिखा है इसके जवाब में। 2 अप्रैल वो दिन है जब टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगेंगे। जी 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 जी। मगर डेविल इन द डिटेल है फेड की पॉलिसी में। उन्होंने ये तो कह दिया कि ब्याज दरें कटेंगी वगैरह वगैरह, मगर साथ ही साथ जैसे अनुज भी स्टैगफ्लेशन की बात कर रहे थे, महंगाई की जो अनुमान है वो उन्होंने बढ़ाए हैं, ग्रोथ के अनुमान है उन्होंने काटे हैं, और बेरोजगारी के अनुमान जो है वो बढ़ाए हैं। तो वो एक जो है डेविल इन द डिटेल है। और लगभग सारे फेड मेंबर्स ये कह रहे हैं कि जो अनिश्चितता है जीडीपी और बेरोजगारी को लेकर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अब ये है कि गोल्ड की जो कीमतें हैं, सोने की कीमतें, कल 3030 का रिकॉर्ड हाई था, आज 3060 पे पहुंच चुकी है। तेल की कीमत में थोड़ा सा उछाल देखने मिला, क्योंकि जो इन्वेंट्री का डेटा आया है यूएस से, वो थोड़ा सा अनुमान से कमज़ोर है। और आज काफ़ी सारे सेंट्रल बैंक्स के नतीजे आने हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड के, स्विस नेशनल बैंक के, तो उन पर नज़र रखने की ज़रूरत होगी। यूक्रेन और रशिया की जो बातचीत है वो भी चल रही है। मार्च 22 और 24 तारीख को यूएस और यूक्रेन का दल मिलेंगे सऊदी अरब में, वहाँ पर बातचीत होगी, तो वहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। और आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा आना है। तो हैंडओवर आप कह सकते हैं कि ठीक है, मगर बेंचमार्क्स जो है डेज हाई से गिरकर बंद हुए हैं, तो थोड़ा सा डेविल इन द डिटेल बाजार को पचाना होगा। हैंड ओवर ठीक है, अच्छा है अगर गिफ्ट निफ्टी कह रहा है कि हम थोड़े बहुत हरे के साथ ही शुरुआत करेंगे। वैसे मैंने ट्रुथ सोशल पे अकाउंट तो खोल लिया है, पर बहुत मजा नहीं आ रहा। एक्स ही बेटर है। वो अलाउ नहीं करता है ना ट्रुथ सोशल पे आपको, मतलब अनलेस वो कुछ मैंने दोनों को फॉलो करा। मोदी जी को जिस दिन मोदी ज्वाइन की उस दिन अपन ज्वाइन कर लिए, और डोनाल्ड ट्रंप साहब को। पर फीड में पता नहीं क्या क्या आता है, उन लोग की तो दिखता ही नहीं मुझे। परेशान हूं मैं उसमें। खैर, ग्लोबल समीकरण, ग्लोबल हैंडओवर बढ़िया। ट्रेड सेटअप पे आऊं उससे पहले अपने लिए की थ्रस्ट, की फोकस एरियाज इस बाजार में कहां नजर रखें, क्या अप्रोच रखें? देखिए,
मेरा ये मानना है कि आप फोकस करें उस पर जो अब घोड़ा दौड़ रहा है उस पर। हाँ। और अब वाकई इस रेस में सिर्फ घोड़े दौड़ रहे हैं, क्योंकि पिछले साल घोड़े और गधे दोनों दौड़े थे, है ना। तो आइडेंटिफाई करना टफ था। अब वो गधे पीछे रह गए, घोड़े दौड़ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस उसी पर है। मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा फोकस अभी भी आपका होना चाहिए बैंक्स और एनबीएफसीज पर। यहाँ से मुझे लग रहा है कि बैंक और एनबीएफसीज में फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों टेलविंड है। आई थिंक ये बात हमने इस साल के शुरू में भी कही थी कि पिछले साल पैसा आपका आईटीएम बना था, इस साल आईटीएम प्रॉफिट बुक कर लीजिए। साल के शुरू में एक व्यू लिया था कि इस साल आईटीएम प्रॉफिट बुक कर लीजिए और इस साल आपका फोकस होना चाहिए प्राइवेट बैंक्स पर। अब मैं उसमें पीएसयू बैंक्स भी जोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो बड़े बैंक्स हैं और जो एनबीएफसीज हैं वो शायद नए हाई बनाएंगे। इसमें बीच बीच में एक्सीडेंट्स भी होंगे, जैसे इंडसइंड बैंक वाला एक्सीडेंट भी होगा। सेलेक्टिव, बहुत सेलेक्टिव रहना होगा आपको। गिनती के स्टॉक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एसबीआई, बैंकों में गिनती के चार है, पांच हैं, चार है ना, नया हाई बना सकते हैं। बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, चोला, मुथूट, मन्नापुरम, अगेन स्ट्रॉन्गर एनबीएफसीज, ये भी नया हाई बना सकते हैं। ठीक है, इंडियन होटल्स, इंटरग्रुप, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर मुझे लग रहा है कि नया हाई बन सकता है। अगेन ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर हम काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं और लगातार एक बात हुई है। ऐसे स्टॉक्स जिन्होंने बेयर मार्केट में भी आपका पैसा तोड़ा नहीं, बनाया नहीं, वो अलग बात है, एटलीस्ट तोड़ा नहीं। इनमें से कुछ ने तो बनाया भी पैसा आपका, लेकिन एटलीस्ट तोड़ा नहीं, उन पर फोकस करें आप। ठीक है, थोड़े रिस्की अगर आप हैं तो डिफेंस, रेलवे और मार्केट से जुड़े शेयर जो हैं इनको कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा मत बनाइए, लेकिन ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। यहाँ मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ी शॉर्ट कवरिंग बाकी है, तो थोड़ा सा इन स्टॉक्स में भी जैसे कि हमने देखा था CDSL, एंजल वन, ये सब BSE वो बैंक से बाहर आया। इनमें लेकिन बहुत हाई रिस्क वाले हों तभी आप करें, क्योंकि इनमें करेक्शन जब आएगी वो भी बड़ी आएगी इसके लिए, क्योंकि इनमें अर्निंग्स टॉप का अभी भी रिस्क रहेगा। आईटी यहाँ पे मुझे लग रहा है बीच बीच में पावरफुल शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, हो सकता है आज आ जाए एक आईटी में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, वो नैस्डैक के मूव खोल के चलते, लेकिन आईटी में इस समय बड़ी पोजिशनल बेट ना लें आप। वो थोड़ा सा एक सेक्टर है जो अभी तंग करेगा। जब तक यूएस में क्लियर नहीं हो जाता, एक टाइम आएगा जब आईटी स्क्रीमिंग बाय हो जाएगा, जब वो पूरी तरीके से मंदी को पचा लेगा। वो टाइम अभी नहीं आया, मेरा मानना है, उसमें भी थोड़ा टाइम है। क्वालिटी मिड कैप और क्वालिटी स्मॉल कैप में अभी भी बड़ी रैली बाकी है, और ख़राब क्वालिटी के शेयर्स इस रैली को यूज़ करें जिनमें आप फंसे, जिनमें आप 40% नीचे हैं ना, उनमें आपको कड़वी घूंट पीकर निकलना पड़ेगा। इस रैली में से, उन पोजीशन में से आपको निकलना पड़ेगा। ये बात मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि वो आपको को भाव नहीं आएंगे कई शेयरों में, उनमें कई में आपको लॉस बुक करना पड़ेगा। इस रैली को यूज़ करें, वहाँ लॉस बुक करके रिलेटिवली जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वहाँ जाने में। ओके, बढ़िया है। ये वो थीम्स, ये वो स्टॉक्स, ये वो सेक्टर्स जो या तो लंबी अवधि के लिहाज से अट्रैक्टिव या एटलीस्ट पोजिशनली जहाँ पे प्ले करा जा सकता है, हाईलाइटेड डिटेल में। अब आइए, एक ग्लोबल हैंडओवर तो हरमाज ने बता दिया अपने को, बढ़िया ही है। दूसरी तरफ अपना ट्रेड सेटअप, कल थर्ड स्ट्रेट डे था निफ्टी के पॉजिटिव मूव्स का। कैसा लग रहा है सेटअप अब? सेटअप में हल्का सा बस नेगेटिव आ गया, वो एफआई की वापस थोड़ी सी सेलिंग आ गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा नहीं है, 1100 करोड़ की है, उसके सामने 2100 करोड़ की बाइंग आई है। लेकिन बार देखिए आप जरा स्क्रीन पर, वो क्लियरली अब वो जो एकदम नेगेटिव, बड़े बड़े नेगेटिव बार थे वो तो बंद हो गए हैं। अब तो 4400 करोड़ ही आपको बड़ा लग रहा है, कहाँ तुम 10-10 हज़ार करोड़ देख रहे थे। एक बीच में बाइंग भी है। पोजिशनिंग देखिए आप इंडेक्स फ्यूचर में, पोजिशनिंग में ना आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। अब तक जो ज़्यादा तड़का था वो शॉर्ट कवरिंग का था। अब अगली प्लेट देखिए आप, अब लॉन्ग जुड़ने शुरू हुए हैं। कल जो नेट शॉर्ट कम हुए उसमें ज़्यादा लॉन्ग जुड़े, 9100 लॉन्ग जुड़े और 3500 शॉर्ट ऐड हुए हैं। और उसके सामने आप क्लाइंट्स देखिए, जो रिटेल वो क्या कर रहा है, वो हर रैली में प्रॉफिट बुक कर रहा है। 10,000 लॉन्ग उन्होंने काटे और उल्टा उन्होंने शॉर्ट जोड़ दिए। अब मुझे समझ में नहीं आया कि शॉर्ट जोड़ने की क्या ज़रूरत थी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना प्रॉफिट बुक करना चाहें, समझ में आता है एक बार के लिए, शॉर्ट जोड़ने की क्या ज़रूरत है? जरूरी थोड़ा ना कि मार्केट अगर 300 पॉइंट ऊपर तो अगले दिन गिरेगा ही। ये कहाँ का रूल है? ये कोई रूल नहीं है। 10 दिन तक हम लगातार गिरते गए, हमने कभी सोचा कि 10 दिन से गिर रहे हैं और कितना गिर रहे हैं? 10 दिन हम लगातार गिरे, कि हम 10 दिन लगातार चल नहीं सकते? चल सकते हैं। लॉ ऑफ एवरेजेस है। मार्केट 51% दिन ऊपर होता है, 49% दिन नेगेटिव होता है। ये फैक्ट है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। 51 to 52% दिन मार्केट पॉजिटिव होता है, 48 to 49% दिन मार्केट नेगेटिव होता है। लेकिन अगर आप 1% चलने के बाद 0.9% गिरें, तो मार्केट इस तरीके से करता है। इसलिए लॉन्ग टर्म में मार्केट बहुत पॉजिटिव रहता है। और इसीलिए वो, जैसे वो देवीना जाती है ना, कहती हैं चैनल पर भी कई बार उन्होंने कहा है कि किसी भी साल में कुल मिला के 16 या 17
ऐसे दिन होते हैं जिसमें मार्केट बहुत शानदार चलता है। अगर आप उन दिनों में मार्केट में नहीं है तो फिर आप उस तेज़ी को मिस कर देंगे। खैर एनीवे, तो ये चेंजेस हैं। एफआईआईज ने 2000 करोड़ के करीब इंडेक्स फ्यूचर्स में बाय करा और 479 करोड़ स्टॉक फ्यूचर में बाय करा। तो नेट डायरेक्शनल तो बाइंग ही है एफआईआईज की। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स 700 करोड़ के करीब निफ्टी में बाइंग है और 1100 करोड़ के करीब बैंक निफ्टी में बाइंग है, जो क्लियरली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडेक्स रहा है। और अब आप टेबल देखिए, अब आपको पाँचों दिन बैंक निफ्टी में बाइंग दिखाई देगी। हम 11-12 मार्च से बैंक निफ्टी पे पॉजिटिव हुए थे आशीष, और बैंक निफ्टी में लगातार एफआईआईज ने बाइंग की है, शॉर्ट कवरिंग की है और लॉन्ग जोड़े हैं। एफआईआईज के लॉन्ग शॉर्ट पर आते हैं। अब जैसा मैंने कहा 9100 लॉन्ग ऐड हुए, 3500 शॉर्ट, इसको हटा दीजिए, एफआईआई के लॉन्ग शॉर्ट पर आते हैं। 3558 के करीब शॉर्ट यहाँ पर कम हुए। और अगर आप वो ग्राफ देखें अब एफआईआई के लॉन्ग शॉर्ट का, अब वो वापस एक ऊपर आना शुरू हुआ। एक बार ऊपर आया था, फिर हम फ्लैट हुए थे, अब वापस ऊपर आए। और टेबल में देखिए, कहाँ हमने ये 12% का नंबर देखा था, कहाँ हम अब 27% पर आ गए हैं। 2,40,000 के नेट शॉर्ट देखे थे हमने, 1,28,000 पर आ चुके हैं अब हम। ये मुझे लग रहा है कि और शॉर्ट कवर होंगे। कल एफआईआईज ने 12,721 शॉर्ट कवर करे। 3 दिन में 55,644 शॉर्ट कम हुए। 23 दिसंबर के बाद ये सबसे अच्छा लॉन्ग शॉर्ट रेशो है। 29 दिसंबर के बाद 2024 के बाद ये सबसे कम नेट शॉर्ट का नंबर है। तो ये कुल मिलाकर पॉजिटिव मार्केट के लिए। इंडिया विक्स भी बिहेव कर रहा है 13.29 पर। पुटकॉल रेशो 1.20 पर, अभी भी ओवरबॉट नहीं है पुटकॉल रेशो। और एक चीज़, 2 स्टॉक्स बैन से ही बाहर आ गए, नया कोई ऐड नहीं हुआ। F&O बैन में कोई भी नया स्टॉक नहीं आया, ये अपने आप में एक पॉजिटिव। और 2 स्टॉक बैन से बाहर हुए हैं, BSE और मन्नापुरम। इस पर आपको ध्यान रखना है, ये 2 स्टॉक्स पर आज फोकस रहेगा। बाकी 3 स्टॉक ऑलरेडी बैन में है, वो लिस्ट आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर। तो ठीक है, सेटअप थोड़ा सा बस एफआई का सेल है, अदरवाइज एक चीज़ कहते हैं ना, एक पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ पॉजिटिव है। लीजिए भाई, अमरबरम की तो खैर आज बोर्ड मीट भी है। बढ़िया सेटअप साउंड सब कुछ अच्छा कर रहा है, ग्लोब के समीकरण ठीक ठाक दिख रहे हैं। ऐसे में अब आइए निफ्टी के आज के अप्रोच पे। कल सुबह क्या चर्चा हुई थी, अपन राइड कर रहे हैं इस मोमेंटम को अपने पोजिशनल स्टॉप लॉसेस के साथ। कल सुबह अपन ने बात करी थी 750 की, लेकिन अपन ने इवेंचुअली 27,700 के एसएल के साथ पोजीशंस को राइड किया। 800, 850 का जोन और ऐड करने का था। कल वो जोन्स मिले शुरुआती ट्रेड में। 800, 850 पे ऐड किया होता तो कल ही आप अच्छे खासे प्रॉफिट पोजीशन में होते और आज गैप की तैयारी कर रहे होते। हमारे पहला रेजिस्टेंस जोन जो था 22,900, 950, वहीं पर आके मामला थमा है। बिल्कुल। और बड़े रेजिस्टेंस पे आज शायद गैप के साथ जाने की तैयारी कर रहे होंगे। तो ऐसे में किस तरह का बिहेवियर अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये बड़ा रेजिस्टेंस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा आज? मेरे ख्याल से तो निकलना चाहिए। अगर नहीं भी निकलेगा तो क्या दिक्कत है ना। हमने कल भी लॉन्ग कैरी करने की बात की थी, 22,800 के साथ उसको हेज करने की बात की, तो 35 रुपये पर था पुट, बिग डील। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 23,000 से 23,050 पर। अब वो ऑप्शन राइटर्स का जोन है। 23,000 का जो कॉल है आशीष, उसमें सबसे ज़्यादा कल वॉल्यूम थे और उसमें करीब 47 रुपये का क्लोज था। 22,900 के कॉल में 98 रुपये का क्लोज था। तो इसके लिए ये 2 सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वाले, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाले हैं। तो इसके लिए 23,000 से 23,050 ये ऑप्शन राइटर का जोन है। यहाँ मुझे लग रहा है एक बार के लिए हो सकता है मार्केट अटके, एक बार के लिए। लेकिन अब वो अटक रहा है या फिर वहाँ से गिर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है आज का। अगर गिर रहा है तो आप प्रॉफिट बुक कर लें, अगर नहीं गिर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो एक अप्रोच ये है कि पहले तो आप अपने पोजिशनल लॉन्ग्स का स्टॉप लॉस बढ़ाकर 22,800 पर ले आएँ, जो कल का लो था वहाँ तक ले आएँ। 22,008 था, 22,808 था। एक मेरी अप्रोच क्या रही है, अब इस मार्केट में प्रीवियस डे के लो को आप स्टॉप लॉस बनाते रहें। देखिए, जब मार्केट ना डे हाई पर बंद होता है ना, वो अपने आप आपको एक स्टॉप लॉस दे देता है, वो कुशन दे देता है आपको प्रीवियस डे के लो का। तो प्रीवियस डे का लो जो है वो अपने आप आपका फिर ट्रेलिंग स्टॉप बन जाता है। ये और कुछ नहीं है। 22,300, 22,450, 22,600 सब क्या आते हैं, तो 22,800 जो है वो कल का लो, वो अब आपका स्टॉप हो जाएगा। अगर आप BTST ट्रेडर हैं या फिर अगर आप नियर टर्म ट्रेडर हैं तो आप चाहें तो 23,000 पर थोड़ा मुनाफा वसूली कर सकते हैं। लेकिन अगर 23,000 पर नहीं रुके तो 23,200 से 23,250 भी बहुत जल्द आ सकता है इस मार्केट में। 22,850 से 22,900 की कोई भी अगर आपको जोन मिले, कल हमने 22,800 से 850 की बात की थी, आज 22,850 से 900 का जोन है। अगर इस जोन में आपको कोई भी मौका मिले तो बाय करें 22,800 के स्टॉप के साथ। अभी शॉर्ट के बारे में सोचना भी मना है, करना तो दूर की बात है, अभी शॉर्ट के बारे में सोचना भी मना है। 22,700 के नीचे अगर बंद हो गए आप, तब ये मार्केट का मैसेज होगा कि बस अब ये अप मूव खत्म हो रहा है, तब आप शॉर्ट के बारे में सोचिए, उससे पहले शॉर्ट के बारे में नहीं सोचना है। और ऐसा होगा तो CNBC से वास्तव उस पर चर्चा अलग से हो ही रही होगी। अभी इस मोमेंटम को राइड करने का वक्त है। निफ्टी बैंक लेकर आइए स्क्रीन पे। उसमें तो अपन बढ़िया पोजिशनल ट्रेड एंजॉय कर ही रहे हैं।
कल अपन ने स्टॉप लॉस उठा के रख दिया था 48,800 पे। निफ्टी बैंक कल अपने बड़े रेजिस्टेंस के पास पहुंच गया मेरे ख्याल से 49,800 और 50,000 की चर्चा हुई थी, वहीं पे आके खड़े हुए। लेकिन निफ्टी बैंक इंडसइंड बैंक के बाद से जब से चर्चा चैनल पे शुरू करी थी कि वो बाकियों को उसका फायदा मिलेगा, आपने एक एक करके सबके फायदे आते हुए देखे और कल 5वां दिन था लगातार बिल्कुल आउट परफॉर्मेंस का। बढ़िया राइड करना है अपन पोजिशनल स्टॉप लॉस के साथ, क्या करना है? देखिए आज की कमेंट्री में भी आपने जो सेक्टर पॉकेट्स की बात करी उसमें पहले इन्हीं का नाम लिया है। बैंक निफ्टी का मूवी ऐसा होता है, जब चलता है तो सीधा 3000 पॉइंट, गिरता है 3000 पॉइंट। अब बैंक निफ्टी उस हमारी एंट्री पॉइंट से 1600 पॉइंट ऊपर है करीब करीब। हमने 48,100 पर, मुझे एग्जैक्ट लेवल याद है, 48,100 पर एक 47,800 के स्टॉप के साथ पोजिशनल लॉन्ग की बात की थी कि बैंक निफ्टी पोजिशनल लॉन्ग है। बैंक निफ्टी में इंटरडे में मैंने हमेशा कहा है कि ट्रेडर्स इंटरडे में पैसा नहीं बना पाएंगे, लेकिन पोजिशनली अगर आप हैं तो 47,800 के स्टॉप के साथ लॉन्ग रहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कल हमने बढ़ाकर कर दिया था 48,800, क्योंकि उससे पहले 900 पॉइंट की रैली हुई थी। अब इसको आप बढ़ाकर ले आए 49,500 पर। अब कल का लुक आप स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएंगे, वो थोड़ा डीप हो जाएगा इसके लिए, और स्पेशली अगर आज गैप अप खोला तो इसके लिए 49,500 ये अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप हो जाएगा। 50,000 से 50,200 थोड़ा एक रेजिस्टेंस का जोन है, थोड़ा मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बार के लिए अटकेंगे। और 50,200 के ऊपर 200 डीएम है ये, हाँ 200 डीएम है, यानी कि 51,000 यहाँ तक का पोटेंशियल बनेगा मार्केट में। लेकिन अब दिक्कत क्या है, अगर आपको नई एंट्री करनी है तो वो कहाँ करनी है? सपोज आज गैप अप हो, गैप अप के बाद थोड़ा वेट करें और वेट करें, प्रॉफिट बुकिंग आएगी कहीं ना कहीं थोड़ी सी, क्योंकि तीसरा चौथा दिन लगातार है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जहाँ पर भी वो इंट्राडे डिप खत्म हो वहाँ पर एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर आपको बाय करनी है। मैं लेवल नहीं बता सकता क्योंकि मुझे नहीं पता वो इंट्राडे प्रॉफिट बुकिंग कहाँ तक खत्म होगी। मान के चलिए 49,800, 49,700, 650 तक का अगर कोई आपको जोन मिले जहाँ पे भी वो इंट्राडे डिप खत्म हो, वहाँ पर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर आप बाय करें। एक चीज़ मैं बार बार ऐड कर रहा हूँ, ये अब हमारी एक अजम्पशन है कि अभी मार्केट का बड़ा ट्रेंड या तो बदल चुका है, बदलने के तैयारी कर रहा है। अगर मार्केट हमको इंडिकेशन देगा ना कि नहीं अब बस वो खत्म हो रहा है, तब हम उसकी बात भी करेंगे, लेकिन अभी हम मार्केट के मैसेज के हिसाब से जा रहे हैं। हो गई भाई साहब, बढ़िया तैयारी आज के सेशन की। निफ्टी बैंक की रणनीति आप लोगों की स्क्रीन पे। CNBC आवाज का मॉर्निंग पैनल भी तैयार हो रहा है।